आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज औरैया जनपद के विकासखंड अचलदा की ग्राम पंचायत हरचंदपुर के प्रधान जी श्री राजीव आर्या जी से की खास मुलाकात। राजीव जी ने बताया कि जो भी सरकार की योजनाएं होंगी हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे लाभ। ग्राम पंचायत में बहुत जल्द बनवाएंगे एक लाइब्रेरी। राजीव जी ने लिया संकल्प, हरचंदपुर पंचायत को बनवाएंगे आदर्श पंचायत। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7। आज बात कर लेते हैं औरैया जनपद के विकासखंड अचलदा की ग्राम पंचायत हरचंदपुर में आज आए हुए। आज हमारे बीच जो उपस्थित है वो किसी परिचय के पंचायत आता नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज हमारे बीच उपस्थित जो है उनका नाम है राजीव कुमार आर्या जी, समाज सेवी, प्रधान हरचंदपुर पंचायत से। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से हरचंदपुर ग्राम पंचायत की जनता ने जो आपको ग्राम प्रधान बनाया, हमारे चैनल के माध्यम से आप हरचंदपुर पंचायत की जनता का आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ग्राम पंचायत हरचंदपुर की समस्त जनता को पहले भी बधाई दे चुका हूं और उनका शुक्रिया अदा कर चुका हूं। आज आपके चैनल के माध्यम से भी उनको फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया और मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं। सर पंचायत स्तर पर आपने ऐसे कौन कौन से कार्य करवा रहे हैं या आपने कार्य योजना में डाल रखे हैं जिससे आप अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित करवा सकें? अभी जब से हमने कार्यकाल संभाला है तब से लगातार काम चल रहा है हमारी पंचायत में और लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में टुकड़ों में लगभग 7 पक्के नाला थे, उनका निर्माण पूर्ण हो चुका है और पुलिया वगैरह थी 32 लगभग पुलिया बनवा चुके हैं और इंटरलॉकिंग है, पानी की व्यवस्था है और लगभग 24 नल रिबोर हो चुके हैं। 60% मरम्मत भी हुए हैं। वाटर कूलर की जैसे गर्मी आ रही है उनको भी हमने पहले ही से ही सही करवा दिया है और अभी निरंतर पेंशन को लेकर के, राशन कार्ड को लेकर के काम चल रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लगभग 80 आवास हम आवंटित कर चुके हैं जो लगभग अपनी पूर्ण स्थिति में। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने अभी देखा होगा कि अभी जो आगामी या जो रिसेंटली 2022 विधानसभा का जो रण चल रहा है, अपने जनपद में आपने देखा होगा तृतीय चरण में वोटिंग थी। सर आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा पंचायत स्तर से ऊपर देख लेते हैं। सर आपने देखा होगा कि 20 फरवरी को जो वोटिंग हुई है, आपको क्या लगता है कि 20 फरवरी को जनता ने जो वोट किया है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिन्हें समझकर जनता ने वोट किया है, जिसका जो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 2022 विधानसभा को देखते हुए किया गया है? देखिए 20 फरवरी को जो चुनाव हुए हैं विधानसभा जी, तो उसमें मतदाताओं ने बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपनी अहम भूमिका निभाई है। मुद्दे तो समाज में काफ़ी रहे हैं, कई तरीके के रहे हैं। मौजूदा सरकार के प्रति जनता का आक्रोश भी रहा है और उसी के साथ आने वाली सरकारों के प्रति कहीं ना कहीं दुविधा रही है। तो इसके बीच में बड़ा साइलेंट होके जनता ने मतदान किया है और जो रिजल्ट है वो 10 मार्च के बाद ही। राजीव सर क्या बताना चाहेंगे सर, कौन कौन से मुद्दे रहे हैं? देखो युवाओं के लिए तो सबसे पहले भारत में युवा चूंकि एक शीर्ष पर है, शीर्ष पर इसलिए कहेंगे कि युवाओं से ही देश चलता है, क्योंकि युवा ही एक आधार होता है समाज का नई जागृति लाने के लिए। तो आज जैसे बेरोजगार है युवा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, कई वैकेंसियां निकली उनमें प्रतिबंध लग गया, कई पेपर आउट हो रहे हैं, तो इसके लेकर युवाओं में थोड़ा आक्रोश रहा है और युवाओं को रोजगार चाहिए। और वहीं किसानों के प्रति भी थोड़ा आक्रोश देखने को मिला है, जैसे छुट्टा गाय वगैरह घूमती है, इनको लेके परेशान है। लेकिन इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से और सरकार तक भी अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो आपकी कार्य योजना है उससे सारे लोग खुश हैं। गाय चूँकि हमारी धरोहर है, पूरे भारत देश की धरोहर है और उसका सब सम्मान करते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं आपने उपलब्ध कराई हैं वो थोड़ी सूक्ष्म है और उनमें थोड़ा मॉडिफाई करते हुए, सुधार करते हुए थोड़ा अलग से व्यवस्थाओं को दें और उनका जो डाइट है उसमें थोड़ी वृद्धि करें ताकि सुचारू रूप से उनको पाला जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। दूसरा ये है कि कई जगह पे गौशालाएं बनाई गई हैं जो सही ढंग से अपना संचालन करने में असमर्थ हैं। उसके पीछे कई एक रीजन है। गाय जैसे पकड़ कर अंदर करते हैं तो कई खेतों में लोगों ने तार वगैरह लगा रखे हैं तो कट जाती हैं,
तो उनको कोई प्राथमिक इलाज नहीं मिलता है तो सड़ने गलने लगती है और वो कहीं ना कहीं उनकी फिर डेथ हो जाती है। तो उसका आरोप पूरा या तो ग्राम प्रधान या फिर ग्राम पंचायत मंत्री के ऊपर पूरा थोप दिया जाता है आधिकारिक रूप से, और मीडिया के द्वारा भी कई तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है समाज में। तो थोड़ा उनको अपने आप में हीन ही लगता है और दबाव महसूस होता है। तो हमारा ये भी सरकार से निवेदन है कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं गाय संरक्षण के लिए, तो उनकी आर्थिक और उनकी डाइट में थोड़ा वृद्धि तो करें ही, लेकिन एक डॉक्टर केयरटेकर के रूप में जहाँ गौशाला है उसके लिए कंटिन्यू डॉक्टर की वहाँ पर नियुक्ति करें, ताकि जो गाय बीमार हो रही हैं या जिसको घाव है या कहीं दिक्कत आ रही है तो वो सही से उनको बचाया जा सके। राजीव सर, जो आप गाय की बात कर रहे थे, गाय से संबंधित सीधा किसानों का, सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष का ये दावा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसी सापेक्ष आपने देखा होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों को कर्जा भी माफ किया था। इसी सापेक्ष आपने देखा होगा पीएम सम्मान निधि 6,000 रुपये पर ईयर दी जाती है। इसी के साथ फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की जब वेव आई थी उस दौरान आपने देखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया गया। अभी रिसेंटली मार्च तक कर दिया गया। आप अपनी पंचायत को राजीव सर काफी करीब से जानते हैं, किसानों के बीच रहते हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जितनी भी सरकार योजनाएं किसानों के लिए या आम जनता के लिए उपलब्ध कराती है तो वो उनके पैराग्राफ से तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन स्थानीय तौर पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए ये जितना भी मुफ्त का काम है जी, राशन मुफ्त है, आपका कई एक चीजें मुफ्त है, आपको सम्मान निधि है, तो मुझे नहीं लगता इन सबकी आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत है। लेकिन ये जो आप खर्च कर रहे हैं आप दूसरे तरीके से आदमी को दे सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। यहाँ जो 20 बीघा का खेत जोता है उसको भी सम्मान निधि मिल रही है, जो 10 बिस्वा का है उसको भी मिल रही है, वही राशन है जिसके पास गाड़ी है, सब कुछ है, वो भी राशन पा रहा है, जिस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है वो भी राशन पा रहा है। तो मतलब ये जो चीज है, हमारा मतलब ये है कि अगर इन सारी जो फ्री की सेवाएं हैं इनको बंद करके, इन पे ब्रेक लगा के, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक घर में आप पढ़े लिखे युवा हैं, ग्रेजुएट हैं, सारे लोग बीएड किए हैं, सारे लोग हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये सारी जो फ्री की सेवाएं हैं इनको बंद करके और प्रत्येक घर से अगर किसी एक व्यक्ति को स्थायी रोजगार मिल जाए तो वो समाज के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। राजीव सर, आपसे ये जानना चाह रहे, सर आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड कोविड की जब वेव आई थी उस दौरान सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने 10th 12th ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट थे सारे स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया था। राजीव सर, आप युवा भी शिक्षित भी हैं, आपने देखा होगा अपने प्रदेश में ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। इसी के साथ इन लोगों को जो प्रमोट किया गया था, आपको सर क्या लगता है इनके आगामी भविष्य में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ये स्टूडेंट क्रैक कर पाएंगे या नहीं? देखिए, एक चीज छुपाने लायक नहीं है और छुपाना भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि हिस्ट्री जहाँ तक बोलती है, इतिहास जहाँ तक गवाह है, तो और जहाँ तक हमने पढ़ा है, तो अगर हम बहुत पहले के इतिहास में चले जाते हैं, नालंदा और तक्षशिला विद्यालय की तरफ जाते हैं, तो हम पाते हैं कि उस समय कहीं ना कहीं वर्ग में जो एक बड़ व्यवस्था के अनुसार जो शिक्षा का आधार था, तो वो एक विशेष वर्ग को शिक्षा नहीं दी जाती थी उस समय। तो आने वाले लोकतंत्र के बाद में जो शिक्षा लागू हुई है तभी ना वो वर्ग निकल के आगे आया और आज नौकरी कर रहा है और पढ़ रहा है, रोजगार है उसके पास या अपना प्राइवेट काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि सबसे जरूरी चीज है जो हर किसी को मिलना चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा होगी तभी हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो हम ये सोचते हैं कि जैसे किसी बच्चे को अभी हम आज कोई चीज एग्जाम होता है हमारा कल, तो हम आज स्टडी करके जाते हैं और ठीक 10 दिन बाद उसी चीज को हम भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है। अगर इसी तरह से 2-2 साल, 1-1 साल तक शिक्षा पे ब्रेक लगेगा, विद्यालय बंद रहेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो उनका फिर मेंटली जो है उनकी जो दिमागी सोच है वो जीरो हो जाएगी और फिर उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो कोविड पे अब हमने देखा कि शिक्षा पे प्रतिबंध लगा, विद्यालय बंद किए गए, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाए, वो अपने आप को घर में रह के सही से मेंटेन नहीं कर पाए, ऑनलाइन शिक्षा की तरफ प्रेरित किया गया। तो किसी गरीब आदमी के पास में आज
छोटा सा भी मोबाइल नहीं है। और आज की डेट में अगर हम मल्टीमीडिया फ़ोन लेने जाते हैं तो लगभग 15-14 हज़ार से कम नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता कि हर आदमी उसे अपने घर में अपने बच्चों के लिए फ़ोन उपलब्ध करा सकता है। तो ये मन को संतुष्ट करने के लिए बात हो सकती है कि ऑनलाइन पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है हमारे हिसाब से। दूसरा ये है कि आप शराब के ठेके सुचारू रूप से चला रहे हैं, आपके अन्य जो बिजनेस हैं वो भी सुचारू रूप से चल रहे हैं, आपकी जितनी मार्केटिंग है वो भी सही ढंग से चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप कोविड को दूसरे तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। मानता हूँ कोविड ने तबाही मचाई और कोविड ने बहुत कुछ समाज को दिया, सिखाया, और उसने लोगों ने अपना पराया भी सीखा। लेकिन इसकी गाइडलाइन थोड़ा अलग तरीके से होना चाहिए, जिससे शिक्षा भी प्रभावित ना हो और आम जनमानस का जीवन जो है, जो कहीं कहीं ठहर सा जाता है, वो भी अपना चलता रहे। क्योंकि समाज में शिक्षा, नौकरी, रोजगार और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता आज के समाज में शराब इतनी महत्वपूर्ण है कि ठेके बंद ना किए जाएं और शिक्षा बंद कर दी जाए। राजीव सर, आपको क्या लगा, आपकी पंचायत स्तर पर जो कोविड का जिक्र कर रहे थे, पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन है सर, कितने % हो गया होगा? हमारे यहाँ लगभग वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है और सेकेंड डोज भी बहुत सारे लोग ले चुके हैं। क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीनेशन पे भी बड़े अच्छे ढंग से काम किया, लोगों को जागरूक किया, घर घर जाके बताया। शुरुआत में बहुत सारे लोग डर रहे थे, नहीं लगवा रहे थे, तो उनको बढ़िया तरीके से हमने उनको समझा बुझा के, पूरी टीम थी, काफ़ी लोग थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, उनको समझाया बुझाया और जागरूक किया। फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने, अब लगभग 100% लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया। सर, जो आप बच्चों की या यूथ की जो बात कर रहे थे, काफी डिटेल से आप बता रहे थे, हम यही जानना चाह रहे हैं, पंचायत स्तर पर आप युवाओं के लिए, बच्चों के लिए या कार्य योजना में ऐसा क्या जाल रखा है, या जो युवा हैं यूथ के लिए आपने कोई अपनी पंचायत स्तर पर ऐसा वर्ग सोचा है जिससे युवाओं को रोजगार के माध्यम, किन माध्यमों से दिलवाने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं, चाहे वो खेल के मैदान हो, चाहे कुछ भी हो? सर, ऐसा आपने कुछ सोचा है कि नहीं है कार्य योजना में डाला है खासकर युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तक का वास होता है। तो जैसे प्रत्येक ग्राम में और सभी पंचायतों में लगभग कहीं ना कहीं युवक मंगल दल होता है। तो वो खासतौर खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना और उनको जागरूक करना और उनको थोड़ा शारीरिक स्तर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है, जो अभी तक जर्जर पड़े हुए थे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ लगभग 3 से 4 तक युवक मंगल दल के जो ग्राउंड हैं, उनको ही हमने पैमाइश करा रखी है, जो अभी अतिक्रमण में थे लोगों के। और आचार संहिता के बाद और सरकार गठन होने के बाद तत्काल प्रभाव से उस पर काम होगा और उसमें पार्किंग के साथ साथ बच्चों के खेलने और ओपन जिम के लिए हमने कार्य योजना को तैयार किया। राजीव सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपको सर क्या लगता है, अपने प्रदेश में 35 वर्षों से सत्ता परिवर्तन होता है, आपको सर क्या लगता है 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो पड़ाव आ रहा है, सत्ता परिवर्तन होगी या सेम ही रहेगी? आपका क्या आंकलन है? देखिए, लोकतंत्र जब से बना है 70 साल होने जा रहे हैं, लगभग हो भी चुके हैं। और हम नहीं थे तब भी चुनाव हो रहे थे, और हम हैं तब भी चुनाव हो रहे हैं, हम नहीं होंगे तब भी चुनाव होंगे। तो हमारा तो मानना ये है, और सभी से और सभी सम्मानित जनता से जहां तक हमारी इस बात को पहुंचाया जा सके कि सत्ता परिवर्तन करने से कुछ हल होने वाला नहीं है। जब तक समाज को अपनी सोच परिवर्तन नहीं करनी, जब समाज अपनी सोच को परिवर्तन करेगा तब हम सत्ता परिवर्तन का लाभ उठा पाएंगे। अमूमन हमें देखने को मिलता है कि चुनाव जैसे ही आते हैं, क्योंकि कई स्टेप हैं। देखिए, गांव में एक आपका छोटे लेवल से ले लो, एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत किसी वार्ड का सदस्य भी होता है, उसी ग्राम पंचायत में एक बीडीसी भी होता है, उसी ग्राम पंचायत में प्रधान भी होता है, फिर उसके ऊपर आपका ब्लॉक जिला पंचायत सदस्य भी होता है, फिर ब्लॉक प्रमुख भी होता है, जिला अध्यक्ष भी होता है, मतलब पूरा सर्किल है। लेकिन जो जनता की सोच है, अभी जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव लगभग अपनी अंतिम स्थिति में है और 10 मार्च को रिजल्ट भी आएगा। अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, बहुत सारे प्रत्याशी गांव-गांव जाकर के जमीनी स्तर पे उन्होंने लोगों के प्रलोभन देके या अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए उनका वोट लिया, चुनाव हो गया। अब जब से हम देख रहे हैं, हमने जब तक देखा है वो यही देखा है
कि कोई भी MP MLA चुनाव जीतने के बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा क्षेत्र में। और इसी आशा के साथ हम कह सकते हैं कि पुनः ऐसा ही होगा कि चुनाव जीतने के बाद कोई MP MLA यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। जबकि अब यहाँ जो जनता है, जनता यहाँ पर गलती ये करती है कि वो उनसे सवाल करना बंद कर देती है। सारी चीजें हमारे जैसे छोटे से ग्राम सरपंच या प्रधान कह लो, उनके ऊपर आ जाती हैं। जितनी भी समाज की समस्याएं हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जितनी भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका निदान फिर प्रधान से ही निकाला जाता है ये सारी चीजें। जबकि कितने मद हैं आपके पास ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत है, MP है, MLA है, सब ये है, लेकिन उनसे कोई कुछ कहने नहीं जाता। सड़क में पानी भरा है तो प्रधान की गलती है, नाली सही नहीं है तो प्रधान की गलती है, पानी की व्यवस्थाएं सही नहीं है तो प्रधान की गलती है। मतलब ये हम वो चीजें कह रहे हैं जो हम देखते हैं। तो जब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे, मैं नहीं कहता हूँ प्रधान हूँ मुझसे कोई सवाल ना करे, हमसे कान पकड़ के काम कराए, लेकिन जो जिस मत के लिए आपसे जो कहकर वोट ले गया है, आप उस तक भी सवाल करना जिस दिन सीख लेंगे उस दिन परिवर्तन समझ में आएगा, वरना परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। राजीव सर, आपने देखा होगा कुछ दिनों में होली का पावन जो पर्व आ रहा है, सर हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत वासियों, क्षेत्र पंचायत वासियों को आप शुभकामनाएं किस प्रकार देना चाहेंगे? इससे पहले हम एक चीज आपको एक बात और बताना चाहते हैं, खासकर युवाओं के लिए। नेक्स्ट ईयर में हमारी जो कार्य योजना में तो सम्मिलित है ही, और लगभग हम अगली साल के अंतिम वर्ष तक एक जो स्टडी लाइब्रेरी है उसको हमने प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया है और उसके लिए ये जगह निर्धारित करना शेष है। और ये जो हम चाह रहे हैं इस बार तो नहीं, लेकिन अगली जनवरी या 9 वर्ष तक हम ये तोहफा क्षेत्र के युवाओं को दे सकें और ऐसे लोगों को भी दे सकें जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग से, हर किसी समाज से, जो हमारे सेवानिवृत्त जो लोग हैं, अध्यापक हैं, वकील हैं, जो अपना समय नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, तो वो लोग लाइब्रेरी में जाके अच्छी पुस्तकें पढ़ सकें, कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकें। और युवा जो हैं, जो पैसे देके जिनको किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती है स्टडी के लिए, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो अपनी तैयारी वो लाइब्रेरी में जाके समय से कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और दूसरा यही है कि जनता का साथ और सबका प्यार और इसमें इसी तरह से मिलता रहेगा और निष्पक्ष भाव से और पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में अभी भी काम कर रहा हूँ और उनकी बात सुन रहा हूँ, निरंतर करता रहूँगा। और दूसरा ये है, जनता के लिए भी हम यही कहना चाहते हैं, सभी सम्मानित जनों के लिए, क्योंकि हम अलग नहीं हैं, हम ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि हैं, तो आप लोग हमारे लिए सर्वोपरि हैं। तो हमसे ये कहना कि ये चीज़ हमको चाहिए, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सभी पढ़े लिखे लोगों के लिए हमारा एक संदेश है कि अधिकार के साथ साथ इंसान के मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य भी हैं, और जब तक हम मौलिक कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं करेंगे तब तक हम किसी से अपने अधिकारों का सही संचालन नहीं करा सकते। हमारा काम है आपके घर के सामने एक पक्की नाली बनाना ताकि आप उसमें गंदे पानी को निकाल सकें, हमारा काम है। लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर समय से कोई सफाई कर्मी वहाँ नहीं पहुँचता है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस नाली को अपने दरवाजे तक भी साफ कर लें ताकि समाज में स्वच्छता बनी रहे। तो कहीं ना कहीं सभी को समाज के प्रति, क्षेत्रीय विकास के प्रति, योजनाओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और तभी एक हम समृद्ध और विकासशील समाज बना पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जैसे चल रहा है वैसे कोशिश कर रहे हैं, जैसे जितना बदल पाएंगे उतना बदल रहे हैं। तो यही है, आने वाले समय में जो होली का पावन पर्व आ रहा है, सभी लोग आराम से भाईचारा बनाते हुए, बंधुता बनाते हुए पूरे पर्व का आनंद उठाएं और कोई लड़ाई झगड़ा न करें। और सबसे जो हमारा अतिरिक्त रूप में जो हमारा निवेदन है वो यो है, खासकर युवाओं से, कि शराब का सेवन बिल्कुल न करें। और क्योंकि हमारे घर और परिवार को नष्ट करने के लिए शराब अपने आप में बहुत मायना रखती है। तो किसी भी त्यौहार पर्व की तो बात छोड़ो, आम जिंदगी में भी शराब का सेवन न करें और आराम से आने वाले समय में त्यौहार बनाएं। यही हमारी सभी से गुजारिश है। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे राजीव आर्या प्रधान जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि
जो होली का पावन पर्व आ रहा है उस पर संदेश दिया। उसी के साथ साथ उन्होंने सबसे अच्छी पहल ये बताई कि नेक्स्ट ईयर तक युवाओं के लिए या युवाओं या वृद्ध लोगों के लिए जो भी समस्त ग्राम पंचायत के लिए एक लाइब्रेरी बनवाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जैसे जिसके शौचालय, आवास, मतलब पंचायत स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक जो भी कार्य होगा उसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।